तो आखिरकार अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में क्या कर रहे हैं कि हम हेलोजन एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो दूसरा आता है वो आता है जिसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन विथ NO2 ग्रुप। मतलब जो तुम्हारे पास एल्केन है ना, उसका हाइड्रोजन हटा के NO2 ग्रुप लगा दिया जाएगा। लग तो बहुत आसान रहा हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसकी कंडीशन याद रखना कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा है, कौन से फेस में कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो वो बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो, इसमें तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात ही बताते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। किससे नहीं करते हैं? HNO3 से। कहाँ नहीं करते हैं? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री 28 डिग्री, जो अपने मतलब बेसिकली इतना होता है, इस पे रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? रिएक्शन कराना। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो हायर अल्केन्स होते हैं, हायर अल्केन्स मतलब होता है कि वो अल्केन्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हों। हायर अल्केन्स कौन से काउंट करे जाते हैं? जैसे हेक्सेन से ज़्यादा वाले, मतलब जिसमें 6 से ज़्यादा कार्बन हो, उनको हम हायर अल्केन्स बोलते हैं। ये आसान तरीके से रिएक्ट मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इन अल्केन्स को बॉयल करते हैं। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड में। मतलब नाइट्रिक एसिड और हायर अल्केन्स को बॉयल करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे बनता है नाइट्रो एल्केन्स। बताते हैं किस तरीके से। जैसे मान लो हमारे पास C6H14 है, ये क्या है? हेक्सेन। क्या है? हेक्सेन है। क्या करेंगे? इसको बॉयल करेंगे किसके साथ? HNO3 के साथ। तो जो है प्रोडक्ट देखने को मिलता है, देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 H H H H H H H, ये सब हम लोग H H H हैं H। देखो अब क्या करते हैं कि जो तुम्हारे पास है HNO3, तो रिएक्ट करेगा और इसका ये रिमूव कर देगा। जैसे इसका रिमूव कर दिया जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो इतना ये मान लो, और इसकी जगह आ जाएगा NO2, और यहाँ से H निकला है और OH इसके पास है तो बन जाएगा H2O। बेसिकली इस तरीके से हो रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी कंडीशन क्या है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब जो मान लो लोअर अल्केन है, लोअर अल्केन मतलब 1 2 3 4 5 जिनके पास इतने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो अगर तुम क्या एक वेपर फेस में है और इनकी रिएक्शन कराना चाहते तो बहुत हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। कितना टेम्परेचर? 723 से लेकर 773 के बीच के केल्विन में। जैसे मान लो CH4 है, HNO3 है, अब इसका टेम्परेचर होगा 723 माइनस 773 केल्विन के बीच में। तो इससे बनेगा क्या? नाइट्रोमीथेन CH3NO2। मतलब बेसिकली काम यही हो रहा है कि H है, H है, H है, H है, इस H को हटा के इसकी जगह NO2 लगा दिया जाए, बस नाइट्रो ग्रुप लगाना है। लेकिन कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास CH, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इसको हायर टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। जब हम हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इस CC का बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। CC का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है उसका मिक्सचर मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो A रहा, इसको हमने रिएक्ट कराया HNO3 के साथ। किसके साथ? एक कौन से फेस में है? वेपर फेस में। 723 से लेके 773 के बीच के टेम्परेचर के बीच में। तो जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा। देखो अभी तुम्हारे पास क्या मिल रहा था? किसको हटा के? NO2 मिल रहा था। H H H H H। अब इसके साथ एक प्रोडक्ट और मिलेगा, क्योंकि जैसे मान लो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो तुम्हारे पास ये आया कि नहीं आया है? बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ भी एक NO2 आ जाएगा, तो मतलब और H2O। मतलब अब तुम्हें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। इतनी सी बात रही है।
ये तो रहा किसके लिए, जो लोअर एल्केन्स होते हैं। हायर अल्केन के साथ और भी कहानी विचित्र होती है। कहानी विचित्र इसलिए होती है कि जैसे जैसे ये देखो, जितने नंबर ऑफ कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनते जाएंगे ना, उतने नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे। देखो समझाते हैं, जैसे देखो मान लो तुम्हारे पास है प्रोपेन C, मतलब तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से है, ए भी ब्रेक हो सकता है, ए भी ब्रेक हो सकता है। देखो इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, ए एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल्स, एक प्रोपेन का ए रहा, एक रहा, ए रहा, ए रहा, ए रहा। और हमने क्या किया कि हमने HNO3 है और हीट करा 673 केल्विन पे। क्या किया, इतने पे केल्विन पे किया। देखो पहले तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हटा के NO2 लगा दो, तो लगा दो, चलो ए लगा दिया है। ये मान लो कि हम हाइड्रोजन मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन ये लगे हैं। एक कंडीशन ये रही है। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ए वाला कार्बन, ए वाला हाइड्रोजन ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ NO2 लगा दो। ये मान लो H H H H है। अब देखो और सुनो, अब हमें क्या देखने को मिलता है कि मान लो कि ए वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट इस तरीके से आ गया है, H H H H H H H। अब देखो इसके अंदर सिर्फ एक तो मॉलिक्यूल्स है नहीं है HNO3 का, और भी इसके अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स हैं। तो मान के चलते हैं कि एक HNO3 के मॉलिक्यूल्स ने इसके साथ NO2 बना लिया और एक ने इसके साथ बना लिया है। तो मतलब एक तुम्हारे पास प्रोडक्ट ए आ गया है, एक प्रोडक्ट तुम्हारे पास ए आ गया है। तो मतलब बहुत चीज़ तुम्हें पॉसिबल देखने को मिल जाएगी, और सबकी परसेंटेज अलग होगी। इस ए होगा 25% लगभग, ये होगा 45% के आसपास, ये होगा 10% के आसपास, ये हो गया 25% के आसपास। तो आखिरकार तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट ए रहा। इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होगा 2-नाइट्रो प्रोपेन। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे NO2 है, इसलिए आया 2-नाइट्रो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3, इसलिए नाम आया प्रोपेन। तो मुझे उम्मीद है कितनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं वो ज़रूरी थोड़ी कि प्राइमरी हो, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्सरी भी होते हैं। इनकी बस रिएक्टिविटी देखते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मतलब टर्सरी जो कार्बन होंगे ना एल्केन्स, वो जल्दी रिएक्ट करेंगे इन कंपैरिजन किसके, प्राइमरी के। मतलब ये कुछ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ये बताता है कौन सी रिएक्शन कितने जल्दी हो जाएगी। देखो अगर रिएक्शन जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अगर उसको ना बताया जाए कि कैसे हो रही है, तब तक सब कुछ बकवास लगता है। मुझे पता है कि अभी भी बहुत लोगों को बकवास लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म देख के थोड़ा और समझ में आएगा। देखो आखिरकार रियल हो कैसे रहा। देखो इस तरीके से है कि मान के चलते हैं कि हमारे पास HNO3 है, क्या है HNO3, तो इसको लिखते हैं HONO2। तो बेसिकली कितने पे है, 673 केल्विन पे है। यहाँ क्या होगा, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन देखो किस किस के हो रहा है कि HONO2, इसका होमोलिटिक जैसी फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये तुम्हारे पास बना HO ए रेडिकल प्लस NO2 का ए रेडिकल, और तुम्हारे पास ये RX, मतलब तुम्हारे पास एल्केन्स है। इतनी बात समझ में आई कि देखो इस तरीके से होमोलिटिक फिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इससे ए बना और इससे बना ए। अब तुम्हारे पास है एल्केन्स, तो एल्केन्स क्या करेगा, OH ए वाला रेडिकल्स है, इसके साथ क्या करेगा, करेगा रिएक्शन, तो इसका फिर ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये दोनों मिलकर बना लेंगे कंपाउंड। तो तुम्हारे पास ये रेडिकल आ गया किसका, एल्केन्स का, और इसने बना लिया है H2O। अब ये देखो फिर ये रेडिकल घूम रहा है अकेला, और मैंने बोला कि रेडिकल होता है
बहुत रिएक्टिव। देखो ए वाला रेडिकल यहाँ से कंबाइन हो गया है, अब एक रेडिकल ले रहा है और एक रेडिकल ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब इसका भी डिवोर्स हो गया और इसका भी डिवोर्स हो गया है। इस पार्टी ने इस पार्टी से दोस्ती करी और इन दोनों के बीच में हो गई है शादी, तो कंपाउंड बना RnO2। बेसिकली कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है? फ्री रेडिकल ये मैकेनिज्म देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बहुत सिंपल सी बात है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हेलोजनेशन पढ़ लिया है, सल्फोनिफिकेशन पढ़ लिया है, सॉरी नाइट्रेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फोनिफिकेशन। देखो, सल्फोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो एल्केन्स है तुम्हारे पास उसमें से H हटा के SO3H ग्रुप अटैच कर दिया जाएगा। देखो ज़्यादा परेशानदायक नहीं है सल्फोनेशन, अगर बोलने में कुछ गलत बोल रहे हैं तो ध्यान देना। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन देखो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इसकी कंडीशन, और तुम जानते हो जो एल्केन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो चीज़ लेस रिएक्टिव है फिर भी उसका रिएक्शन कराना तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देखो, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4। कितने टेम्परेचर पे? कम से कम 675 केल्विन से लेके 725 केल्विन के बीच में। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ देखने को मिलता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। देखो सिंपल सा लिखो, एल्केन सल्फोनिक एसिड, चिंता नहीं करो पूरी मैकेनिज्म बताएंगे, और बनता है H2O। देखो आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे? जैसे मान लो C6H14 लिया है, ये क्या हेक्सेन है, इसका नाम है हेक्सेन। किससे रिएक्शन कराए? H2SO4 के साथ, SO3 675 केल्विन। तो कंपाउंड जैसे मान लो C 1 2 1 2 3 4 5 6, मान लो H है। तो हमने क्या किया कि इस वाले को H को हटाया और इसकी जगह हमने क्या कर दिया है, कौन सा ग्रुप लगा दिया? हमने लगा दिया हाँ SO3H। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, सल्फोनिक एसिड प्लस H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर मान लो हम इस तरीके का कंपाउंड रिएक्ट कराएंगे, CH3 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 और H2SO4, किसकी प्रेजेंस है? फ्यूमिंग सल्फ्रिक एसिड की, मतलब SO3 675 केल्विन। इसकी जगह हटा के SO3H लगाना और कुछ नहीं करना है। तो क्या करते थे इस तरीके से SO3H CH3 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 और H2O। इसका नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? 2-मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। अब मेन बात यहाँ ये समझने वाली बात है कि रिएक्टिविटी देखने को मिलती है कि जैसे मान लो ये प्राइमरी है और ये रहा टर्सरी। तो जो टर्सरी होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ये जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, फिर सेकेंडरी और फिर करेगा प्राइमरी। समझे कि नहीं समझे? बहुत सिंपल सी बात है। अब इसकी समझते हैं कि रिएक्शन कैसे काम कर रही है। देखो जैसे मान लो हमारे पास H2SO4 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे OH SO3H, कितने टेम्परेचर पे? 675 केल्विन पे। तो मतलब अरे यार केल्विन डिग्री सेल्सियस में चेंज करते रहना, कुछ बच्चे समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जैसे ही आया रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है।
एरा फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ, हमारे पास एल्केन्स था पहले से, तो क्या हुआ कि इस OH ने इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि सबसे पहले ये रहता है कि जैसे जैसे पानी बना डालो यार। तो ऐसा किया। अब ये रहा इस तरीके से, ये तो इसके साथ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया होमोलिटिक फिजन में, तो ये अब बन गया रेडिकल। रेडिकल बना H2O। अब ये रेडिकल ए रहा एक तुम्हारे पास, और एक रेडिकल अकेला ये घूम रहा था, और दोनों लोग अनस्टेबल हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, RSO3H। इसका अगर हम जनरल नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। जैसे मान लो जितने भी नंबर ऑफ हो जाते हो, हेक्सेन, सल्फोनिक एसिड, जो भी होता जाए। लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखना कि जो लोअर एल्केन्स होते हैं जैसे मीथेन, ईथेन, ये वाली रिएक्शन वो नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं बात समझ में आई तो एक बार रिवाइज कर लें, बार बार देखें, 101% बात समझ में आ जाएगी।